हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के कुल 18 तीर्थों के बारे में। सर, तीर्थ क्या होते हैं? सबसे पहले तो अपन तीर्थों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तीर्थ इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये कोई धार्मिक या स्पिरिचुअल कोई साइट का नाम नहीं ले रहे हैं। तीर्थ का मतलब होता है एक व्यवस्थित राज्य को चलाने वाले कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख अधिकारी थे, जो कि अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य द्वारा लिखित या रचित अर्थशास्त्र में इन 18 तीर्थों का एक राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल होता था। उन्हीं के बारे में यहाँ पर क्या की गई, चर्चा की गई है। और यहाँ से टू द फैक्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन पर ही अपन एक प्रकार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, इस प्रकार के हम उन पर बात करेंगे। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, क्वेश्चन ये ऐसा बनता है कि एक तीर्थ का नाम दे दिया और तीर्थ का नाम देने के बाद में क्या होगा, उसका क्या कार्य ये दे दिया। कभी कभी क्या होता है, कुछ कार्य दे दिए जाते हैं और कार्य में दे दिए जाते हैं, उसमें बता दिया जाता है कि निम्नलिखित में से ये कार्य कौन से तीर्थ करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और टू द फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अपन इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करेंगे। सर, अर्थशास्त्र में कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है, उसमें तीर्थों की चर्चा क्यों की? सर, तीर्थ की चर्चा इसलिए की गई क्योंकि राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए जिन महत्वपूर्ण अधिकारियों का वर्ग होता था, उन अधिकारी वर्ग को तीर्थ नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? तीर्थ नाम से जाने जाते, जिनकी संख्या कुल 18 बताई गई कि 18 लोगों का एक समूह होता था जो राज्य के प्रशासन को देखने का काम करते थे। तो आइए हम उन तीर्थों के बारे में जानते थे। जिस कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ जैसे कि मंत्री, पुरोहित, सन्निधाता, नायक, पौर और दुर्ग रक्षक, इस प्रकार के कुछ विशेष अधिकारी होते थे। तो इन 18 उनके बारे में हम देखते हैं। पहला तो देखते हैं अपन मंत्री। मंत्री इस प्रकार जैसे कि प्रधानमंत्री, यानी कि सभी मंत्रियों का प्रधान जो अधिकारी होता था वो प्रधानमंत्री होता था, जो कि उस समय आचार्य चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री। दूसरा था पुरोहित। पुरोहित का आशय ऐसा होता है जो धार्मिक कर्म कांडों को देखता है, जैसे कि दान करवाना, कहीं मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना, यज्ञ करवाना, इन सभी व्यवस्थाओं को देखने का काम कौन करता था? पुरोहित। सेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, जैसे कि जो सेना के संचालित करने का एक प्रकार से ये कार्य करता था। जो देखो, बताने में तो मैं बहुत चर्चा कर सकता हूँ, एक तो सेनापति पर कम से कम मैं 1 घंटा तक बोल सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई डाउट है। लेकिन आपको पता है सेनापति मतलब होता है सैन्य विभाग का प्रमुख। तो अपन को ज्यादा बड़बड़ करने से क्या मतलब है? अपन तो जो काम है उतना ही बोले तो ही अच्छा है, उसमें अपना भी फायदा है और आपका भी फायदा है। दूसरी चीज, युवराज राजा का पुत्र होता था। क्या काम होता था? आपको भी ये भी पता है, राजा का पुत्र होता था। राजा के बाद में दूसरा अगर किसी व्यक्ति का अधिकार या पावर होता था, प्रधानमंत्री के बाद में किसका? तो युवराज का ही होता था। समझ गए बात? दूसरा तो द्वारिक, यानी राज की द्वार का रक्षक। राज की द्वार का रक्षक मतलब गार्ड, जो कि द्वार रक्षक यानी कि सेंटर जो गेट होते थे, उन गेट पर गार्डों की व्यवस्था करना। गार्ड मतलब द्वार के जो रक्षक होते थे, किन लोगों को यहाँ पर एक प्रकार से नियुक्त किया जाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो, आगे चल कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे किले में प्रवेश ना कर पाए या फोर्ट में प्रवेश ना कर पाए जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इस प्रकार का। दूसरा होता अंतवेदिक, यानी अंतपुर, यानी कि किले के अंदर ये सेंटर एरिया की रक्षा करने वाला। समाहर्ता, आय का संग्रह करता, यानी कि ये टैक्स विभाग का कलेक्ट करने, यानी टैक्स को कलेक्ट करने वाला अधिकारी होता है सन्निधाता। और समाहर्ता, सन्निधाता होता राज की कोषाध्यक्ष, यानी कि ये कुबेर का काम करता था। एक प्रकार से ऐसे मान सकते हैं कि खजाने का जो प्रमुख अधिकारी होता था, कितना आय, जैसे कि एक प्रकार से बैंक मान लो, कितना निकल रहा है, कितना आ रहा है, यानी कितने पैसे आ रहे हैं टैक्स के रूप में, कितने पैसे जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं, इसका लेकर जो रखने वाला ये अधिकारी होता था। प्रशस्ता, कारागार का अध्यक्ष, यानी कि जो कैदियों को जहां पर रखा जाता था वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाओं को मैनेज किया जाता था, उस क्षेत्र का ये प्रमुख अधिकारी होता। प्रदेष्टा, ये होता है कमिश्नर, यानी कि ये एक प्रकार से सिविल न्यायालय का प्रमुख अधिकारी होता था। और नगर का कोतवाल होता था, एक प्रकार से इसको मान सकते हैं वो अपन वर्तमान का टीआई या 2 स्टार एसआई अधिकारी। और व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, एक प्रकार से इनको मान सकते हैं, व्यवहारिक बोला जाता तो व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश,
यानी कि अगर किसी को दंड देना है तो राजा के साथ सलाह मशवरा कर कर, या एक प्रकार से अभी अपन देखते हैं ना न्यायाधीश, तो वही न्यायाधीश ही है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। राजा के बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण जो जीवन और मरण की बात के फैसले अगर कर सकता है तो वो प्रमुख अधिकारी कौन होता था? व्यवहारिक नायक, नगर का प्रमुख रक्षक और अध्यक्ष, यानी कि नगर की रक्षा करने वाला जो नायक, एक तरीके प्रकार से एक मान सकते हैं कि ये भी नगर का रक्षक और वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको देखने वाला प्रमुख अधिकारी होता है। फिर देखते हैं अपन कर्मांतिक, ये होता है उद्योग और उद्योग और कारखानों का प्रमुख अध्यक्ष, यानी कि ये उद्योग कैसे चलाना है, उद्योग में क्या क्या व्यवस्थाएं करने हैं, इस प्रकार, और कारखानों को कैसे संचालित करना है, यहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट करना है, या यहाँ पर कौन कौन सा अपन को उपकरण का उपयोग करना है, जो भी है उसका ये देख रेख करने वाला। मंत्रिपरिषद का आशय से लगाया जाता है। कुछ विशेष प्रमुख अधिकारियों का क्या होता था? एक वर्ग होता था, तो उन वर्ग के प्रमुख अधिकारियों के साथ ये बैठक करता था और उनसे सलाह मशवरा करता था कि प्रशासन या राज्य के का भला किस प्रकार हो सके, यानी कि जनता और राज्य दोनों का भला करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, हम क्या क्या नई योजनाएं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस प्रकार का ये इसका कार्य होता था। दूसरा होता है दंडपाल। देखो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, दंडपाल। दंडपाल का आशय ऐसा अपन एकदम सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार दंडपाल मतलब होता है ये दंड देने वाला कोई अधिकारी होगा। ये दंड देने वाला कोई अधिकारी नहीं होता था, ये होता था सेना का सामान एकत्र करने वाला अधिकारी। मतलब क्या सर, हमें समझ नहीं आया, थोड़ा समझाओ। हाँ समझाते हैं। सबसे सिंपल बात ये है कि मान ली जाए अपना कोई दुश्मन देश के राजा से अपना युद्ध चल रहा है ना। वर्तमान में हम कनेक्ट करते हैं, अभी पाकिस्तान के साथ में हमारी असमंजस चल रही है क्योंकि उसकी एक नापाक हरकत हुई है अभी पहलगाम में, तो इस वजह से अब वहां क्या करना है कि अब दंडपाल क्या करेगा, वहां दंडपाल ये करेगा कौन से राफेल उधर छोड़ना, कौन सी मिसाइल उधर दागना, कौन से कितने सैनिकों को उधर भेजना, ये सारी व्यवस्था। अब जिस क्षेत्र में अपन रहेंगे तो वहां पर उन सैनिकों के रहने की व्यवस्था करवाना, खाने की व्यवस्था करवाना, अगर कोई सैनिक घायल हो गया तो उसकी मल्लम पट्टी करवाना, ये सारे कार्य किसके होते थे? दंडपाल के। दुर्गपाल यानी कि दुर्ग का रक्षक। अब भाई साहब कोई अपना दुर्ग मजबूत नहीं है, किसी ने तोप का गोला छोड़ दिया, अब तोप के गोले से बचने के लिए दुर्ग को एक मजबूत बनाने के लिए अपन को क्या कार्य करना है, तो ये काम करता था दुर्गपाल। ये क्या करता था? दीवारों को मजबूत बनवाता था, या वह फिर दीवार पर ऐसे तोपों को सजाता था ताकि दुश्मन अगर कोई हम पर अटैक करे तो डायरेक्ट हम उस पर क्या कर सके, उसको टारगेट कर सके। इस प्रकार के इसका कार्य होता था। किसका? दुर्गपाल का कार्य होता था। अंतपाल यानी सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। मान लीजिए ये किला है, अब ये किला देख लिया ना आपने, अब इस किला के आसपास की जितनी जो सेंटर बाउंड्री है ये वाली, तो अब यहाँ पर सेना को लगाएगा ताकि अंदर इस सेंटर जो किला है इसके अंदर, किला मतलब फोर्ट, तो फोर्ट के अंदर या फोर्ट पर कोई आसानी से कब्जा न कर पाए या अटैक न कर पाए, इसकी व्यवस्था देखने का कार्य करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन होता था? अंतपाल होता था। इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने कर दिया ये इनको कंप्लीट 18 तीर्थों को, और यहाँ से बहुत आसानी से और बहुत व्यवस्थित क्वेश्चन बनते हैं। आप नहीं मानो तो कोई सा भी एग्जाम का एक पेपर उठा के देख लेना और सर्च कर लेना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थों से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इन पूरे क्वेश्चनों से में से अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो हम भाई साहब यहाँ पर आपके सामने आना छोड़ देंगे इस प्लेटफॉर्म पर, कि हम आपको पढ़ाना ही बंद कर देंगे। क्वेश्चन नहीं बन रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और कहीं ना कहीं हमने भी इन क्वेश्चनों में गलती की है, तो हम समझ रहे हैं आप ना गलती करो, इसलिए थोड़ा सा हमने बता दिए। और इस प्रकार से आपकी अगर डिमांड रहेगी तो आगे भी हम बता देंगे। आगे बात समझ, जिंदगी में बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, सब कुछ, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करो कि यार अगर किसी बात की कोई टेंशन हो रही तो किस कारण से हो रही, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हल्की हो जाएगी। एक्सेप्ट करो कि हमने गलती यहाँ पर की, हम उसको सुधार करेंगे। एक्सेप्ट करो कि हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था, कहीं ना कहीं वहां पर हमें। एक्सेप्ट करो कि हमने नींद बहुत ली थी, कहीं ना कहीं हमें नींद कम करनी है। एक्सेप्ट करो कि हमने भोजन इतना खाया था कि हम पढ़ नहीं पाए ठीक से। और एक्सेप्ट करो ये कि हमने कहीं ना कहीं मक्कारी की थी इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। अगर इन सभी चीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन गलतियों पर काम करेंगे, और उन गलतियों पर अगर हम काम करेंगे
तो आगे चल के वो हमें एक पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट ही देगी। आ गई बात समझ में? तो हमें अपने ऊपर काम करना है, और कहीं ना कहीं इन चीजों से तो हमें डिस्टेंस बना के चलना ही है कि जो हमें कहीं ना कहीं हमारे टारगेट या हमारे लक्ष्य से भटकाती है। आ गई बात, चाहे वो अपने मोबाइल हुआ, चाहे वो अपने मित्र हुए, चाहे अपने फैमिली वाले हुए, कोई भी हुआ जो हमें हमारे टारगेट से भटकाता है, हम उनसे दूर हो जाओ। सीधे सिंपल, अकेले रहो, मस्त रहो, इससे बेस्ट जिंदगी कुछ नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से।